नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का दिनांक 10 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स लेकर के। तो आरएस एग्जाम की तैयारी में आपकी मदद करने के लिए करंट अफेयर्स आपको दिए जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और इन करंट अफेयर्स के माध्यम से आप डेफिनेटली अपने जो 20 से 22 प्रश्न आपको इस परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रीलिम्स एग्जाम में, उनको आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न जुड़ा हुआ है आपके नोबेल प्राइज से। तो कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, और अब भौतिकी का नोबेल भी जो है घोषित कर दिया गया है। तो भौतिकी का इस बार का जो नोबेल है वो दिया गया है किस क्षेत्र में? जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। तो ये दो नाम याद कर लीजिए, हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को जो है डेवलप करने के लिए इन्हें ये दिया गया है। किस लिए? कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ साथ मशीन लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग को अर्थात एमएल को डेवलप करने के लिए ये दिया गया है। ये दोनों ही टेक्नोलॉजीज जो हैं ये आपके सिलेबस में भी है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये कवर अप होता है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। नाम देखिए, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। इन्होंने किया क्या था? तो आपको ध्यान रखना है कि जॉन हॉपफील्ड जो है, इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारा मस्तिष्क चीजों को कैसे लर्न करता है, कैसे सीखता है। तो एक विधि है जिसको बोलते हैं साहचर्य स्मृति मॉडल। साहचर्य स्मृति मॉडल आपको साइकोलॉजी में भी पढ़ना पड़ेगा जब आप मेंस की तैयारी करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप चीजों को एक दूसरे से जोड़ करके और सीखते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं साहचर्य स्मृति मॉडल। मतलब जैसे मान लीजिए आप दो लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक लैंग्वेज के उस शब्द को दूसरी लैंग्वेज के दूसरे शब्द से जोड़ेंगे, जैसे मैंगो और आम, ठीक है। इनको आप जोड़ते हुए और फिर उसके ही रिलेटेड किसी शब्द से उसको जोड़ लेंगे। जैसे मैंगो को आप किसी और मांग मांग वाले शब्द से आपने जोड़ लिया, ठीक है, और उसको मैंगो याद कर लिया। इस तरह से करके और आप जो है इसे याद करते हैं। इसी तरह से जब आप छवियों को याद करते हैं तो आप लैंडस्केप के रूप में उसको देखते हैं, ठीक है। एक लैंडस्केप के रूप में आप उसको अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। ये काम इन्होंने किया जॉन हॉपफील्ड ने। तो इन्होंने एक मॉडल बनाया, ठीक है। इसके बाद में जेफरी हिंटन ने हॉपफील्ड के काम को आगे बढ़ाते हुए बोल्ट्जमैन मशीन जो है उसका आविष्कार किया, ठीक है। और वो भी एक प्रकार का नेटवर्क है जो डेटा को सीखता है और पहचान करता है। इस चीज पर मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूंगा। तो आप इस पिक्चर से इस चीज को समझ सकते हैं। दरअसल हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल जो न्यूरॉन्स है वो कैसे काम करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे जो न्यूरॉन्स है, जब भी क्या होता है, द ब्रेन्स न्यूरल नेटवर्क इज बिल्ट फ्रॉम लिविंग सेल्स न्यूरॉन्स। तो हमारे जो जीवित कोशिकाएं होती है वो बनाती है हमारे ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क, तंत्रिका नेटवर्क, जिसमें सिग्नल्स पास किए जाते हैं एक से दूसरे में, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका एक एडवांस्ड इंटरनल मशीनरी या मैकेनिज्म है। दे कैन सेंड सिग्नल टू ईच अदर थ्रू द सिनेप्सिस, ठीक है। तो सिनेप्सिस के माध्यम से ये एक दूसरे से जुड़ करके सिग्नल भेजते हैं। जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो उस पर्टिकुलर प्लेस पर क्या होता है कि वो सिग्नल मजबूत हो जाता है, वहां पर जो उनके बीच में बॉन्डिंग वो स्ट्रांग हो जाती है। अब इन्होंने क्या किया हॉपफील्ड ने, उन्होंने ऐसा ही एक आर्टिफिशियल नोड सिस्टम बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ 0 1 और 1 इस तरह से नोड सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये नोड्स जो है जब भी वो किसी चीज को लर्न करता है तो वो स्ट्रोंग हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये स्ट्रोंग हो रहा है, अदरवाइज वो कैसा रहेगा? वीक रहेगा। तो सेम टू सेम जो प्रोसेस हमारे प्राकृतिक न्यूरॉन सिस्टम में होता है वही सिस्टम इन्होंने यहाँ डेवलप किया। और उसी के माध्यम से धीरे धीरे फिर जो है हमने मशीन लर्निंग पर काम किया। तो मशीन लर्निंग में एक पहले से उपलब्ध डेटा सेट का प्रयोग करके मशीनों को चीजें करना सिखाया जाता है। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप एक कुक है और आप क्या करते हैं? आप केक बनाते हैं। तो केक बनाने के लिए आप क्या करते हैं? पहले तो आपको वो चीजें चाहिए सारी, ठीक है। उन चीजों को आप इकट्ठा कर लेंगे जिसमें काम आने वाली है। फिर आप उसकी एक प्रोसेस आपको बताई जाएगी तो उससे आप केक बनाएंगे। तो इसी तरीके से मशीनें भी क्या करती हैं? उनके पास जो उपलब्ध डेटा है वो उनको दिया जाता है और फिर उनको एक प्रोसेस सिखाई जाती है कि इस प्रोसेस से, इस डेटा से आप ये चीज तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मशीन इसको सीख लेती है। अब जैसे मान लो कोई कुकिंग करने वाला बंदा है तो एक बार में वो जब एक चीज सीख लेगा तो फिर दूसरी चीज में मान लो वो उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करके कुछ नया बना देगा। सेम टू सेम ये मशीनें भी करने लग गई। इसी को हमने बोलना शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर बुद्धि का प्रयोग करते हुए मशीनें नई चीजें, नई छवियां, नया टेक्स्ट, नई चीजें इजाद कर रही है, ठीक है। तो जो ये हमारे जॉन हॉपफील्ड है, इनको हम क्या बोल, जेफरी हिंटन है, इनको क्या बोल रहे हैं? गॉड फादर बोल रहे हैं एआई का, ठीक है। और इन्होंने जो है खतरा भी बताया था 2023 में एआई को कि एआई आने वाले समय में खतरा होगी, क्योंकि इसके माध्यम से दुनिया भर की ऐसी चीजें बना दी जाएगी जो असली ना होगी, मतलब वो भ्रमित करने वाली होगी। और इसके अलावा
मानवीय नौकरियों को भी इससे खतरा होने वाला है। ये चीज इनके द्वारा कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दो पहल शुरू की गई है, एक है अदिति 2.0 और दूसरी है डिस्क 12। ये दोनों पहल किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो आंसर होगा हमारा रक्षा मंत्रालय। कैसे याद करेंगे? तो देखिए इनका नाम आप देखिए पहले तो, कहां पर लॉन्च किया गया। तो एक डेफ कनेक्ट 4.0 मतलब चौथा वर्जन डेफ कनेक्ट, डिफेंस कनेक्ट जो है उसका एक वर्जन नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय ने आयोजित किया। एक सम्मेलन जो नवाचारों को और उद्यमिता को बढ़ावा देता है, पर इसके माध्यम से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है हमारे रक्षा क्षेत्र की मांगे जो है उनके लिए। तो रक्षा क्षेत्र में लगातार हमको नित्य नए अनुसंधानों की आवश्यकता है, ताकि हमारी जो सेना है वो अपग्रेड रहे और हम आने वाले किसी भी नए खतरों का सामना कर सके। तो सरकार जो है इक्विपमेंट्स देसी स्तर पर हमारे बने, ताकि चूंकि जैसा आपने देखा अभी पेजर जैसे अटैक हुए, ठीक है, तो कल को हो सकता है अगर हमारी जो यहाँ के उत्पाद हैं उनमें अगर विदेशी चीजें लगी हुई है तो हो सकता है उनसे हमारी मॉनिटरिंग हो या उन चीजों को खराब कर दिया जाए। तो ऐसे में तो हमारे लिए नुकसान की बात हो गई। तो स्वदेशी रूप से हम अपने यहाँ पर अपने उत्पादों का निर्माण कर पाए, उसके लिए जो है यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो कि इसमें क्या कर रहे हैं। इसमें दो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किए नवाचारों को बढ़ाने के लिए। एक तो अदिति 2.0। अदिति 2.0 की बात करें तो एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। तो आईडेक्स ने जो है कुल मिलाकर के 19 नए चैलेंज दिए हैं अलग अलग सेक्टर में। आप देख सकते हो एआई सेक्टर हो सकता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो सकता है, सैन्य संचार हो सकता है, एंटी ड्रोन सिस्टम या एडेप्टिव कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छिपाव, मतलब सरकार अपने उपकरणों को और बाकी चीजों को छिपाए रखने के लिए कैमोफ्लेज का प्रयोग करती है। जैसे जंगल में आपने देखा होगा ना, सिपाही अपने मुंह पर कलर लगा लेते हैं, ये कैमोफ्लेज का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये इस क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। अगर कोई भी ऐसा सफल समाधान देता है तो उसको 25 करोड़ रुपए सरकार देगी। यह है अदिति। दूसरा जो चैलेंज है उसका नाम है डीआईएससी, मतलब डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। 12वां संस्करण इसलिए नाम दिया डीआईएससी 12। इसमें क्या किया जा रहा है? इसके अंतर्गत भी दोस्तों 41 नई प्रौद्योगिकी चुनौतियों को सम्मिलित किया गया, और जो भी इनके लिए काम करेगा उनको इसमें कुछ फंडिंग दी जाएगी। ठीक है, इसमें आपके चाहे वो यूएवीज मतलब अनमेन्ड जो एरियल व्हीकल्स हैं उनका डेवलपमेंट हो, या फिर मेडिसिन सेक्टर में या चिकित्सा के क्षेत्र में जो नई टेक्नोलॉजीज है उनको डेवलप करने की बात हो, वो सारा इसमें किया जाएगा। एक नया कार्यक्रम मेडिकल इनोवेशन एंड रिसर्च एडवांसमेंट, जिसको हम बोल रहे हैं मीरा पहल, वो मीरा पहल भी इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई है। तो बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो असम सरकार के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए और जो है महिला जो बालिकाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको पढ़ाई के लिए पैसा उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की है, जिसमें मासिक रूप से उनको कक्षा 11-12 के लिए 1,000 रुपए, डिग्री के लिए 1,250 रुपए और स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए 2,500 रुपए प्रति महीने की राशि जो है सरकार इस निजुत मोइना योजना के अंतर्गत देने वाली है। तो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट, उससे पहले आर्य जंक्शन पर आप सभी के लिए बहुत सा कंटेंट है दोस्तों। जैसे हम मेहनत हमारे करंट अफेयर्स में कर रहे हैं, सेम टू सेम मेहनत आपको हमारे इन कोर्सेज में भी मिलेगी। तो पीवाईक्यूज अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इसी तरह से टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और टेस्ट सीरीज अगर आप इधर उधर दे रहे हैं तो आपको उससे बचना होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज है जो आपके लिए जो है रामबाण का काम करती है आपकी प्रैक्टिस में खासकर, और वहां वो प्रश्न होने चाहिए जो प्रश्न आपको परीक्षा में सीधे स्ट्राइक करें, और वही काम हम हमारी टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं। तो आरएस जंक्शन पर जाकर के आप इस टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, क्या शहीद जो है हाल ही में चुने गए दोबारा से राष्ट्रपति के रूप में, किस देश के लिए? ट्यूनीशिया के लिए। ट्यूनीशिया कहाँ है ये मैं आपको बता देता हूँ। ट्यूनीशिया आपके दक्षिण जो अफ्रीकी महाद्वीप है इसके उत्तरी छोर पर भूमध्य सागर पे एक तटीय देश है। ठीक है, और ये जाना गया था 2010 में, जब वहां पर अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। दरअसल एक डेमोक्रेसी की तरफ ले जाने वाला एक आंदोलन हुआ था, और उसको लेकर के यूपीएससी ने प्रश्न भी यहाँ पर पूछा था। तो वहां पर दूसरे राष्ट्रपति चुनाव इनका हुआ है दोबारा से, कैस सईद का। हालांकि ये देखने को मिला कि वहां पर इस बार जो वोटिंग है वो लगभग 28% ही पड़ी है। तो कहीं ना कहीं वोटिंग का इतना ज्यादा कम हो जाना दर्शाता है कि वहां पर लोकतांत्रिक स्थितियां खतरे में बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन से मंत्रालय द्वारा हम सफर नीति जारी की गई है? परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हमारी जो सड़कें हैं या राजमार्ग हैं उनके किनारे पर, उनके एक्सप्रेसवेज के दोनों किनारों पर सुविधाओं को विकसित करने के लिए, यात्री सुविधाएं, जो भी यात्रियों को जो जरूरत की चीजें होती है उनको विकसित करने के लिए जो है क्या किया है, इस हम सफर नीति की शुरुआत की है। नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, एनएचआईए की जो राजमार्ग यात्रा ऐप है उस ऐप के माध्यम से वो क्या कर सकेंगे,
सेवा प्रदाताओं का विवरण ले पाएंगे। तो आपने देखा होगा कि जैसे भी हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो नया शुरू हुआ है, उसके किनारों पर अलग से जो है रेस्ट एरियाज बनाए गए हैं और वहां पर बहुत सी दुकानें और बाकी चीजें डेवलप की गई है। तो उन सबकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी और रास्ते में रुक करके और उनका लाभ लिया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट, वर्ष 2024 का मालाबार अभ्यास संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो हमारे पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश में, वहां पर मालाबार अभ्यास 8 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। 4 देशों का संयुक्त अभ्यास है। ये 4 देश कौन से हैं? जिनको हम क्वाड के नाम से जानते हैं, मतलब अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन चारों देशों की सेनाएं, नौसेनाएं इस युद्धाभ्यास में भाग लेती हैं और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। दरअसल इंडो प्रशांत क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को देखते हुए स्क्वाड का महत्व भी बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ मालाबार अभ्यास का भी। तो भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब मालाबार की बात करें तो 1992 से, जब आप और हम में से अधिकांश लोग पैदा हुए थे, उस समय इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद में काफी लंबे समय तक जो है भारत अमेरिका के बीच में चलता रहा। फिर बाद में जापान इससे जुड़ा और 2020 में अंत में ऑस्ट्रेलिया के जुड़ने के साथ ही एक क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज के रूप में सामने आया है। उद्देश्य सीधी सीधी सिंपल बात है, इंडो प्रशांत एरिया में जो भी चुनौतियां हैं उनसे निपटना, अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, ये सारे उद्देश्य लेकर के और इसमें काम किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत $700 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो दोस्तों, भारत ने अपना $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार का जो लाइन है वो क्रॉस कर लिया है और इसके साथ हम चौथे ऐसे देश बन गए हैं। हमसे पहले अगर बात करें तो चीन, जापान और स्विट्जरलैंड, इन तीनों का नंबर आता है। चीन $3300 अरब के साथ पहले स्थान पर है। जापान की बात करें तो लगभग $1200 अरब के साथ दूसरे और स्विट्जरलैंड $800 अरब के साथ तीसरे स्थान पर है, जिनके पास फॉरेक्स का इतना बड़ा रिजर्व है। सवाल उठता है कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है? तो दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व हमारे किसी भी सेंट्रल बैंक या मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा रखे गए वो एसेट्स हैं जिनका प्रयोग वो किसी भी संकट की स्थिति में कर सकता है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भुगतान के लिए हमको जिस पैसे की जरूरत पड़ती है उसके सारे रूप इनमें होते हैं। अब इनमें आपका गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, अर्थात सोने के रूप में रखा जाता है। दूसरा होता है आपका एसडीआर, ठीक है। एसडीआर आईएमएफ के द्वारा संधारित होते हैं और इन एसडीआर का प्रयोग भी ये करता है। इसके अलावा कुछ मुद्राएं जैसे कि आपकी जापान की, चीन की, फ्रांस, जैसे पौंड स्टर्लिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका डॉलर हो गया, रेनबीबी हो गया, जापान का येन हो गया, इन सभी मुद्राओं के अंतर्गत इसको रखने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसका महत्व क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार का स्टॉक ग्लोबल झटकों से डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बचाने के लिए किया जाता है। कई बार जैसे आपने देखा होगा 1992 में जब हमने एलपीजी सुधार किए तो क्यों करने पड़े? क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी खत्म हो चुका था और हमारे पास भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं था। भारत अपने आयात के लिए अधिकतर विदेशी देशों पर निर्भर है, खास करके जो तेल और जो ऊर्जा से संबंधित आयात है। तो उनकी इमरजेंसी की स्थिति में, जैसे युद्ध या संकट की स्थिति अगर आ जाए, तो वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और सबसे लास्ट प्रश्न, हाल ही में एनसीईआरटी ने किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उनको प्रिंटेड प्राइस पर ही उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर एनसीईआरटी की कॉपियां मिलती है और वो बहुत महंगी दरों पर दी जाती है। लेकिन अब लोगों को घर बैठे उसी रेट पर मिलेगी जिस पे प्रिंट होती है। तो ये काम होगा अमेजन के साथ। अमेजन सेलर के साथ भी ये समझौता किया गया है और इसके माध्यम से इन पुस्तकों को प्रिंट किया जाएगा। इसके अलावा 300 मिलियन स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को जॉयफुल बनाने के लिए इंटरेक्टिव और एआई बेस्ड ई बुक्स को भी डेवलप करने का प्रयास यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स जो मैंने आप तक पहुंचाए। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बहुत पसंद आए होंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।